हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उदारवाद की मुख्य मुख्य धाराएं, ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम उदारवाद का मीनिंग जानते हैं। उदारवाद को हमने थोड़ा सा पहले वीडियो में भी जाना था। उदारवाद नव उदारवाद में एक तरीके से क्या अंतर है ये जानने की कोशिश की थी। अब हम उदारवाद के भाग पढ़ते हैं, धाराएं पढ़ते हैं, उसके पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आप पढ़ने वाले हो दैट इज चिरसम्मत उदारवाद। चिरसम्मत उदारवाद को अंग्रेजी में क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं। इसी को नकारात्मक उदारवाद कहते हैं, नेगेटिव लिबरलिज्म। इसी को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था मतलब कि इसमें चिरसम्मत उदारवाद में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जाता है। ठीक है, यानी कि चिरसम्मत उदारवाद का मीनिंग क्या हुआ? चिरसम्मत उदारवाद का मीनिंग है ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा बाजार, ऐसा राज्य जहाँ पे किसी भी प्रकार की मार्केट में, समाज में कोई किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हमने उदारवाद को पढ़ा था जब उदारवाद नव उदारवाद में मीनिंग समझा था, तब भी हमने कुछ ऐसा ही समझा था कि कोई किसी प्रकार के कोई रोक टोक या कोई कानून व्यवस्था मतलब कि बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ हमने पढ़ने की कोशिश की थी, वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो चिरसम्मत उदारवाद में मार्केट कैसी होती है? फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। मतलब कि इकोनॉमी कैसी होती है? फ्री होती है, किसी भी प्रकार का सरकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, ऐसे राज्य इसमें मतलब ऐसी व्यवस्था में जो राज्य होता है उसको प्रहरी राज्य बोलते हैं। प्रहरी राज्य को इंग्लिश में नाइट वॉचमैन स्टेट कह सकते हैं आप। इसका मतलब होता है जिस तरीके से वॉचमैन रात में काम करता है ना, सिर्फ काम क्या होता है? सुरक्षा देना, कि कोई भी आ रहा है तो ध्यान रखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और उसको प्रोटेक्ट करना आपको, यही वॉचमैन का काम होता है। तो इसी तरीके से प्रहरी राज्य का भी काम यही होता है कि जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनको सुरक्षा देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये है चिरसम्मत उदारवाद में राज्य का काम। यानी कि और किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था, कानून नहीं बनाएगा, क्या टैक्स लगेगा क्या नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी राज्य नहीं करेगा। राज्य का काम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है। एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देने का काम है। इस उदारवाद को चिरसम्मत उदारवाद कहते हैं। इसके जो समर्थक हैं जॉन लॉक है, एडम स्मिथ है, जेरेमी बेंथम है और हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ठीक है, ये सब इसके समर्थक हैं चिरसम्मत उदारवाद के। इसी का दूसरा रूप है जो 19वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है। 19वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है दोस्तों, और इसी का दूसरा रूप है जिसको कहते हैं आप आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद को मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहा जा सकता है, मॉडर्न लिबरलिज्म। इसी को सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म। इसी को हम कल्याण, इसमें जो राज्य होता है, राज्य का फॉर्म यानी कि राज्य का रूप कैसा होता है? दैट इज कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य मतलब इंग्लिश में इसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पे राज्य सिर्फ क्या कर रहा था? चिरसम्मत उदारवाद में सुरक्षा दे रहा था ओनली। यहाँ पे क्या होगा? वेलफेयर के कार्य करेगा, कल्याण के कार्य करेगा, जनता के लिए कुछ नई नई स्कीम्स बनाएगा, योजनाएं लेके आएगी गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होगी वो जनता के लिए योजनाएं लेके आएगी, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, उनके एजुकेशन की यानी कि शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उनके लिविंग स्टैंडर्ड की, खाने पीने की, यानी कि हर तरीके की जो गवर्नमेंट क्या होगी ध्यान रखेगी जनता का। ठीक है, कल्याणकारी राज्य में नई नई स्कीम्स लाएगी। तो यानी कि यहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप ज़्यादा हो जाता है। जब हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है, और वो हो तो पॉजिटिव तरीके से ही रहा है, कहा तो जा रहा है कि कल्याण के लिए हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका रूप बदल जाता है। जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव होता है पूरी तरीके से, अपने लोक प्रशासक होते हैं, उनका ना जब उनका एक एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, एक तरीके से वो तानाशाही हो जाते हैं धीरे धीरे राज्य के थ्रू, तो फिर इसकी भी बुराई करने वाले आगे आ जाते हैं। पहले हम पढ़ते हैं आधुनिक उदारवाद के जो समर्थक हैं, उनमें J.S. मिल है, T.H. ग्रीन है, L.T. हॉबहाउस है, H.C. लॉस्की है और R.M. मैकाइवर है। ये है। अच्छा, इनके समर्थक से एक क्वेश्चन हमारे ना कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। जब भी आप किसी भी कंपटीशन देते हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस या उदारवाद का टॉपिक है, तो वहाँ पे और कुछ पूछे ना पूछे, मीनिंग पूछे ना पूछे, लेकिन सबसे पहले इसका क्या पूछते हैं? इनके समर्थक पूछते हैं कि आधुनिक उदारवाद के समर्थक कौन है।
ठीक है। चिरसम्मत उदारवाद के समर्थक कौन है और अपने समकालीन उदारवाद के समर्थक कौन है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है कि समर्थक के नाम एक तरीके से थोड़ा सा याद करना है और मीनिंग को समझना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने बोला आपको कि हर किसी की बुराई करने वाला या किसी में कोई ना कोई बुराई निकलती है। तो कल्याणकारी राज्य में जब अपने लोक प्रशासक है वो थोड़े तानाशाही टाइप के हो जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर हमारी जो अगली शाखा है दैट इज समकालीन उदारवाद। समकालीन उदारवाद में दोस्तों क्या होता है, ये 1980 से स्टार्टिंग होती है, यानी कि 20वीं शताब्दी से, और इसको इंग्लिश में कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म कहते हैं। ठीक है। तो इसमें उदारवाद के साथ समकालीन वर्ड जोड़ा गया है। तो इसका मीनिंग क्या है, और इसका मीनिंग है कि जो पहले था ना चिरसम्मत उदारवाद में, जिस तरीके का माहौल था, राज्य कैसा होगा, कल्याणकारी राज्य होगा जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी, पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ा जाएगा व्यक्ति को। बस राज्य कैसा होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होगा, यानी कि रात्रि प्रहरी नाइट वॉचमैन का काम करेगा उस तरीके से। तो ये लोग भी बस वैसे ही राज्य की मांग करते हैं। ये कैसे, व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दो, ना उसे धर्म के फाउंडेशन में बाउंड कर सकते हो, ना आप मार्केट के, ठीक है, किसी भी कर व्यवस्था किसी में भी। इसमें क्या हो रहा था ना, जब राज्य कल्याणकारी कार्य कर रहा था आधुनिक उदारवाद में, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, उनसे ये टैक्स के रूप में एक तरीके से पैसे लेके कल नई सरकार होती है वो नई योजनाएं बनाती है। तो योजनाएं बनाती है तो उन योजनाओं में जो पैसा लगता है वो किसका लगता है, जनता ही को तो लगता है, कर के रूप में जो होता है। यानी कि कर के रूप में पैसा लेके, टैक्स के रूप में पैसा लेके, और वो राज्य में जब शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रहने के लिए, स्थानीय आवास के लिए, हर चीज़ के लिए जब नई पॉलिसीज़ बनती हैं, बेसिक ज़रूरतें, मूलभूत आवश्यकताएं सरकार पूरी करती है लोगों की, तो वो जो टैक्स के रूप में पैसा लिया जाता है व्यापारी वर्ग से, या फिर एक अपग्रेड लेवल से जो व्यक्ति होते हैं उनसे जो पैसा लिया जाता है, उसी का रीयूज़ होता है एक तरीके से, तो रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग होता है वो नाखुश हो जाता है कि ठीक है, आपने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन साथ ही साथ आपने ये टैक्स के रूप में नियमन ज़्यादा लगा दिए, रूल रेगुलेशंस ज़्यादा लगा दिए। तो यहाँ पे कल्याणकारी राज्य का पूरी तरीके से स्वेच्छा तंत्रवाद जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेच्छा तंत्रवादी पूरी तरीके से विरोध करते हैं। लिबरल टेरिनिज्म जो होता है वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता का समर्थक है कि किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। इसी का अगला मतलब, इसी को फिर हम उदारीकरण भी कह सकते हैं। जब हम पूरी तरीके से लिबरल हो जाते हैं तो उदारीकरण हो जाता है वो, और इसी को हम निजीकरण, इसका अगला रूप कह सकते हैं निजीकरण, प्राइवेटलिज्म। इससे क्या होता है, सब चीज़ें, सभी लोग अपनी अपनी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फैक्ट्री, हर चीज़ प्राइवेट हो जाती है, कहीं कोई गवर्नमेंट का कुछ नामो निशान नहीं बचता, तो उसे प्राइवेटलिज्म कहते हैं। प्राइवेटलिज्म के बाद जो प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो एक विचारधारा जिसको आप भूमंडलीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या है, पूरा विश्व एक ग्लोबल है, एक गांव बन गया है। आप यहाँ बैठे हो, आप कहीं से भी कोई भी चीज़, कोई भी सेवा ले सकते हो, कोई भी सामान ले सकते हो, किसी भी प्रकार की कहीं की भी कोई जानकारी ले सकते हो, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। मतलब हर तरीके से हम प्रेजेंट टाइम में कौन से एरा में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं। ठीक है। इसके जो समर्थक हैं वो हैं आजिया वर्लिन, F.A. हेक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। इससे एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है अगर आप थोड़ा फोकस करते हैं। बहुत इजी है, आई थिंक सो मैंने थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश भी की है और समझ में आ ही गया होगा। ओके, थैंक यू।